खबर है में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन फिर हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्या कोई इलाकाई इत्तेहाद बनता नज़र आता है। हम देख रहे हैं कि इंडिया बड़ी तेज़ी से दुनिया में नहीं, खित्ते में भी वेरी अनएक्सपेक्टेडली वो आइसोलेट होता चला जा रहा है। तो ये क्या मामला है, इस हवाले में बात करेंगे। इसराइल पर तनकीद करने वाले को अमेरिका वीज़ा नहीं देगा। इसके साथ दो और ख़बरें झैली हम डिस्कस करेंगे कि कैसी स्वीपिंग पावर्स दे दी गई हैं। तारकीन वतन जो 2.5 करोड़ हैं अमेरिका में, उनकी जो है छानबीन की जाएगी और उनको डीनेचुरलाइज भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी IT कंपनी को ठेका दे दिया गया है, वो स्पाइंग करेगी जो जनरल जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के पैदाइशी हैं, कि उनके ट्रेंड्स क्या हैं, सोशल मीडिया पे वो क्या करते हैं। तो क्या ये एक ऑटोक्रेटिक या एक डिक्टेटोरियल यानी एक रजीम बनती चली जा रही है, उस पर बात होगी। भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। वहाँ एक अंदर बहुत ही एक लड़ाई शुरू होगी उनके और अपोजिशन के दरमियान, जब से ये वाक़या हुआ हमारे साथ उनकी जो एक जंग हुई है। उसके साथ एक बड़ी खबर और आई है कि चीन ने एक वीडियो आई है जिसमें चीन ने एक ऐसे बॉम्ब को अनवेल किया है जो कि न्यूक्लियर बम तो नहीं है मगर उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये हाइड्रोजन बम है और ये तकरीबन एक ख़ास एरिया 10,000 मुरबा मीटर के एरिया में हर चीज़ को पैरालाइज कर सकता है और बिजली और जो भी इंस्टॉलेशन है उनको ये पैरालाइज कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। ये क्या है सिलसिला, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे PTI के साथ एक और 8 फरवरी हो सकता है, ये कहा है जनाब जो राना सनाउल्लाह साहब। तो ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान यूसुफ साहब, अपना शो करते हैं, होस्ट हैं, तजिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। ये एक बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और अभी एक हैरत हमारे दामनगीर होती है तो एक और बात हो जाती है। जिस तरह वक्त का पहिया तेज़ चल पड़ा है। चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नए इलाकाई इत्तेहाद को आप कैसे देख रहे हैं? इज़ इट एन एफर्ट टू मज़ीद आइसोलेट करने के लिए इंडिया को, और इंडिया भी असला खरीद रहा है, इस पर आपका टेक क्या है? देखें, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में आपको एक जो एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर था वो खत्म होता नजर आ रहा है और उसकी सूरत में एक डिसऑर्डर है और उस डिसऑर्डर की सूरत में एक नया ऑर्डर तो जरूर सामने आएगा। और इसमें जो हर मुल्क है वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करने में लगा है। और जो मौजूदा इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान की यकीनी तौर पर यह कोशिश है और माजी में भी रही है कि जो रीजन के ममालिक हैं, खास करके चीन, उसके साथ मिलकर अपने जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं वो मैंने ही खबर की है। जो 19 जून को एक तो मीटिंग हुई चाइना में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के जो हुकाम हैं, और ये पहली एक ट्राइलैटरल मीटिंग थी इन तीनों ममालिक के दरमियान। और उसका मकसद जाहिर है कि रीजनल इंटीग्रेशन और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है इन तीनों कंट्रीज के, उनको प्रमोट करना। लेकिन उसमें जो बड़ी खबर ये है कि ये सिर्फ जो भी ये ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है, जो अल्टीमेट पाकिस्तान और चीन का प्लान है कि इसमें बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, खास करके वो ममालिक जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक तंजीम जो 1985 में बनाई गई थी, जिसका ख्याल था कि शायद पूरे रीजन के अंदर वो पीस और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगी, लेकिन उसका स्टेटेड जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव ना हुआ। और पिछले 10-11 साल से ये बिल्कुल एक रिडंडेंट है, डिफंक्ट होकर रह गई है। तो आइडिया उसमें यह है कि पाकिस्तान और चीन एक ऐसी नई तंजीम रीजन के अंदर उसकी बात कर रहे हैं जो अल्टीमेटली रिप्लेस कर सके सार्क को। अच्छा, सार्क में तो माफी चाहता हूँ, मेरा ज़िमन सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लें। सार्क में तो अच्छा, इसमें ये भूटान है, नेपाल है और यहाँ भी हमें इंडिया के ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है। तो ये फिर ये सारे खित्ते के ममालिक को एक नए प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मैं आपकी अगर खबर सही समझाऊं, देखें, जो सार्क की एब्सेंस में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिछले 10-11 साल से सार्क बिल्कुल खत्म होकर रह गई है, तो एक वैक्यूम तो है। और पाकिस्तान का भी ये ख्याल है कि अगर रीजनल इंटीग्रेशन के लिए सार्क अगर रिवाइव नहीं होती, तो अगर चीन की सरबराही में और चीन की मौजूदगी में एक ऐसी तंजीम का कयाम अमल में लाया जाए, एक तो वो सार्क की जो कमी है उसको पूरा करे, और दूसरा जो इंडिया के अलावा जो बाकी इस रीजन के ममालिक हैं वो भारत की जो भी पॉलिसियां हैं उसकी वजह से आपको पता है कि परेशान रहते हैं। पाकिस्तान के साथ तो चले एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है ही है, लेकिन बांग्लादेश देख लें, मालदीव्स देख लें,
नेपाल देख लें, और जो बाकी खिते के ममालिक हैं वो भी भारत से खुश नहीं है। तो आइडिया इसमें यही है कि एक ऐसी एक रीजनल ब्लॉक, और उसमें इंपॉर्टेंट जो बात है, जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से भी बात हुई है, कि हम पब्लिकली तो ये नहीं कह रहे कि इसका मकसद भारत को कॉर्नर करना है, और भारत को भी कहा जाएगा कि आप भी अगर इस नई तंजीम में शामिल होना चाहते हैं तो आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान का यही ख्याल है कि गिवन के जो भारत के इंटरेस्ट हैं वो इस रीजन के साथ शायद अलाइन नहीं करते, तो लेकिन मुमकिन नहीं है कि भारत सबसे बड़ा मसला जो सार्क में है, सार्क मालिक में, वो है भारत। कामरान साहब, जो सार्क मालिक में सबसे बड़ा मसला है वो भारत ही है। तो क्या इस इत्तेहाद में, जो मुमकिन इत्तेहाद है, इसमें भारत आएगा? अगर भारत आता है तो क्या ये इत्तेहाद चल पाएगा उस तरह जिस तरह इसका आइडिया है? देखें, डिप्लोमेसी के अंदर देखें बहुत सी आप काम करते हैं, वो कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो पब्लिक नहीं करते। तो जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से या सिफारती ज़राए से बात हुई है, तो इस तंजीम को जब एक्सपैंड किया जाएगा या प्लान है, तो उसमें भारत को भी दावत दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम का भी और डिप्लोमेटिक जो ज़राए हैं उनका ये ख्याल है कि भारत नहीं इसमें शामिल होगा, क्योंकि उनको पता है कि इस तंजीम का असल मकसद क्या है। तो पाकिस्तान और चीन अपनी वो एक फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेंगे, ठीक है हमने तो भारत को कहा था कि आप शामिल हो जाएं, लेकिन आइडियली पाकिस्तान और चीन चाहते नहीं है कि भारत इस तंजीम में शामिल हो। अगर वो शामिल होगा तो उसका हाल भी सार्क जैसी तंजीम का होगा। तो पर्पस बेसिकली यही है कि भारत, जो आप खुद कह रहे हैं कि सार्क का एक बहुत बड़ी वो रुकावट बना हुआ था, क्योंकि 2016 पाकिस्तान में सार्क समिट होना था, भारत ने बाइकआउट किया और उसके बाद से ये समिट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की यही ख्वाहिश है कि सिर्फ एक मुल्क की वजह से जो बाकी खित्ते की तरक्की है उसको तो ना रोका जाए। तो यही आइडिया है कि बाकी ममालिक को मिला के एंड लेड बाय चाइना और पाकिस्तान, जो रीजनल इंटीग्रेशन है, जो कनेक्टिविटी है, उसकी तरफ बढ़ा जाए। कामरान साहब, अभी रिसेंटली जो SCO की मीटिंग हुई है उसमें भी हमने देखा कि बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई इंडिया के लिए। साइन तक उन्होंने नहीं किया, पहलगाम का उसमें जिक्र नहीं आया। तो मेरे वो तो एक, जैसे आप ऑड मैन आउट कहते हैं या ऑड स्टेट आउट कह लें, सो टू से, वो तो पहले ही अब लगता है जैसे वो हमसे दूर हो रहा है या इस खित्ते से दूर हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जो भारत की और भारत में जो सीनियर वॉइसेस हैं वो इसके हवाले से खुद भी तनकीद कर रहे हैं कि ये भारत की आज पॉलिसी आ गई है कि रीजन के अंदर जो ममालिक हैं वो उसके नुक्ता नजर को सपोर्ट नहीं करते। SCO का फोरम हो, इवन ब्रिक्स में भी कहा जाता है, और सार्क की हमने बात की, जो भारत के असल में इंटरेस्ट हैं, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का झुकाव है, उसको सामने रखते हुए वो इसमें मिसफिट नजर आते हैं। SCO के अंदर भी वो मिसफिट नजर आते हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें कि 10 में से जो 9 ममालिक थे, उन्होंने उस ड्राफ्ट जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आनी थी उसके ऊपर दस्तखत किए, लेकिन वो भारत वाहिद मुल्क था जिसने उस स्टेटमेंट से अग्री नहीं किया। और भारत क्लियरली यहाँ पर आपको एक आइसोलेट होता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली यहाँ पर इस रीजन के अंदर भारत एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो जिसके इंटरेस्ट जो हैं, जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, उसके साथ अलाइन नहीं करते। और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान और चीन और जो बाकी ममालिक हैं वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं। जी मियां साहब, डू यू हैव एनी? साहब, भारत को बड़ा दुख है, हजीमत है, क्योंकि उसको शिकस्त बहुत हुई है, और पाकिस्तान के साथ उसकी जो लड़ाई हुई थी उसमें बड़ा ही उसको हजीमत मिली, और जिस पर वो बहुत गुस्से में है। और इस हवाले से वो 1 लाख करोड़ का असला भी खरीद रहा है, और बड़े जदीद असला खरीद रहा है। क्या हमें जो चीन से J-35 मिलने थे और PL-17 मिलने थे, डिफेंस सिस्टम मिलना था, वो कब तक मिलने की उम्मीद है? देखें, इवन J-35 के बारे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया लड़ाई हुई, उससे पहले ही पाकिस्तान की जो बातचीत है एयरफोर्स की वो जारी थी। और जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो ऑलरेडी चीन में J-35 जो 5th जनरेशन लड़ाका तैयार हैं उनके ऊपर वो ट्रेनिंग कर रहे थे। और इसके हवाले से आई एम श्योर के कुछ इतलात तो ये थी कि शायद जो पहला उसका बैच है वो हमें 2026 के आखिर में मिले। लेकिन अब कुछ ये इतलात भी हैं कि गिवन के जो इंक्रीज्ड और इनहांस थ्रेट हमें ईस्टर्न फ्रंट से मिल रही है भारत की तरफ से, तो शायद ये प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट हो जाए। तो पाकिस्तान और चीन की एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, और मेरा ख्याल है कि वो कोऑपरेशन इस लड़ाई से पहले भी जारी थी। बेशक हालात अगर एक स्टेटस को था भारत के साथ, बट फ्यूचर के लिए जो थ्रेट परसेप्शन थी उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान के जो दिफा के इदारे हैं वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले रहे थे। और इस वाक़े के बाद और जो डायनामिक्स बदली हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, जो टेक्नोलॉजी है, शायद मैन पावर से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, उसको सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि वो असला जो हमने लेना था भारत इजराइल से, सॉरी चीन से,
वो जदीद जो तैयारे लेने थे और PL-17 लेने थे वो इसी साल मिल सकते हैं? देखिए, इसके बारे में इस तरह की जो डिफेंस डील्स होती हैं आमतौर पर तमाम जो तफसीलात हैं उनको पब्लिक नहीं किया जाता। मुख्तलिफ खबरें हैं कि शायद इस साल के आखिर में भी हमें मिल जाए, बट अगर इस साल के आखिर में ना भी हुआ तो ऑब्वियसली आपको अगले साल के मिड में ये मिल सकता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि J-35 ये वो लड़ाका 5th जनरेशन तैयार है जो अभी तक फुली जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चीन की एयरफोर्स है, उसको भी अभी ये उनके लिए कई जो उसके स्क्वाड्रन है, जो बैचेस है, वो आने हैं। तो ये एक यूनिक सिचुएशन है क्योंकि J-10C की अगर आप बात करें, J-10C अब वो तैयारा है जिसको जो PLA है या जो चीन की एयरफोर्स है वो उसको रिटायर कर रही है। तो एक तरफ जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने J-35 जो अपनी उनकी एयरफोर्स है उसकी डिमांड को भी मीट करना है, बट एट द सेम टाइम कि जो पाकिस्तान की तरफ से भी अब ये एक डिमांड है कि हमें, और कहा जा रहा है कि इनिशियली कम से कम 40 J-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इसमें इस चीज का भी हमें ख्याल रखना होता है कि जो प्रोडक्शन लाइन है, जो प्रोडक्शन असेंबली है, क्योंकि जाहिर है कि आपको एक वक्त चाहिए एक इतनी बड़ी तादाद में ऑर्डर्स को मीट करने के लिए, तो उसको सामने रखते हुए और गिवन द फैक्ट कि इंडिया का अगर आप प्लान देखें तो इंडिया आई थिंक इन द नियर फ्यूचर उसका तो कोई नहीं लग रहा कि वो 5th जनरेशन जो है अगले 5 सालों में भी या 3 सालों में भी बहुत एक्सपेडाइट कर ले। कामरान तो साहब, शायद मैं जरा चाहूंगा वो कर पाएगा। तो पाकिस्तान के पास थोड़ा टाइम है अभी। ज़रा खित्ते से ज़रा आगे बढ़ें। एक तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि पूरी दुनिया में एक आर्म्स रेस भी शुरू हो गई है जिस किस्म की सिक्योरिटी ऑर्डर जो है, और अभी आपने भी कहा कि पुराना ऑर्डर टूट रहा है और नया क्या इमर्ज करता है। अब ज़रा बाहर जाते हैं और अमेरिका के हवाले से बात करते हैं कि ये 2-3 खबरें जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ की, एक तो बिल्कुल जो एक आ रहा है जो 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 तब्दीलियाँ अमेरिका के अंदर हो रही हैं, इजराइल पर जो तनकीद के खिलाफ वो कहते हैं जी इजराइल पे तनकीद ना करें और सारे अमेरिकी और सारी दुनिया सरापा एहतजाज है। और सेकेंडली मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्या ये तासुर लेना दुरुस्त है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी इमिग्रेशन को, होमलैंड सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर दिया है, तो क्या वो भी ताहयात हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं और ये लिबरल डेमोक्रेसी जलील होती नजर आती है जिस तरह हमें हर जगह? इस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा कि किन तब्दीलियों की जद में अमेरिका नजर आता है आपको? देखिए, 2 तरह की इसके अंदर पहलू है। एक तो जो आपने बात की इमिग्रेशन की पॉलिसी की अमेरिका की, वो उनका बाय एंड लार्ज एक डोमेस्टिक एजेंडा है, यानी कि अमेरिका फर्स्ट का जो नारा अमेरिकी सदर ट्रंप लगाते हैं, और वो एक गैर रिवायती सियासतदान है और उनका यही कहना है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं इसकी वजह से अमेरिका की मईशत को नुकसान हुआ। और फिर जो हम ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे थे, अमेरिका ना सिर्फ दुनिया की सुपर पावर था और इस वजह से सुपर पावर था कि वो पूरी दुनिया में और खास करके जो अपने इत्तेहादी हैं उनको भी एक कवर प्रोवाइड करता था, वो नेटो हो या बाकी उनके अलायंसेज हो उसके जरिए। लेकिन मौजूदा जो अमेरिकी सदर हैं वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते। तो जहां तक इमिग्रेशन वाला मामला है वो तो उनका एक डोमेस्टिक एजेंडा भी है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रंप सदर से ज्यादा वो एक किंग है, एक बादशाह हैं। अगर उनको मौका मिलेगा कि वो ताहयात सदर बने और उनको कभी हटाया ना जाए तो वो उसके लिए डेफिनेटली जाएंगे। बट आई थिंक इट इज टू फार फेच्ड कि अमेरिका के अंदर अभी भी ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद हैं। शायद ये जो उनका एम्बिशन है ये बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद आपने असले की आर्म रेस की बात, कामरान साहब मैं उस तरफ आता हूँ, मुझे लगता है कि उनके अंदर इतनी बड़ी एक, ये जो कहते थे ना, आप हमें याद है आप चकवाल में 2 हफ्ते फिल्म चलती थी, गोल्डन जुबली करती थी, आजकल दूसरे दिन उतर जाती है। कल तक बड़े पॉपुलर थे, आज हम देख रहे हैं उनका क्या हाल है, जिस तरह से वक्त का पहिया तेज चल रहा है। सवाल मेरा ये है कि 2.5 करोड़ लोग हैं, उनको डीनेचुरलाइज करने की वो बात कर रहा है। सुबह वो एक फैसला करता है, शाम को वो वोल्टा फेस या अबाउट टर्न ले लेता है। तो ये एक आप ये भी समझते हैं कि अमेरिका में जितनी नफरत है, गोलियां मार रहे हैं उनके डिप्लोमेट्स को इजराइलियों की, गलत बात है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, बट दे हैव ब्रॉट थिंग्स टू द लेवल वेयर चांदमारी करते हैं लोग उन पर, उनके अपने लोग गोलियां मार रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये वेरी सेल्फ डिफीटिंग नहीं होगी ट्रंप के लिए? बिल्कुल सेल्फ डिफीटिंग है। और आप जो बात कर रहे हैं डिपोर्ट करने की, इवन तो ट्रंप ने जो हालिया उनका स्टेटमेंट है, इलॉन मस्क जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं और बड़े कुछ चंद हफ्तों पहले तक उनके बड़े करीबी साथी थे, वो उनके डिपोर्ट करने की भी बात कर रहे हैं कि उनको भी वो डिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उनकी अंडरस्टैंडिंग का या उनका माइंडसेट है आप उसको देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ये सेल्फ-डिफीटिंग है, क्योंकि अमेरिका का जो सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, एक तो अपने आप को कहते थे कि वो दुनिया की सबसे पुरानी क्रेडिबल जमहूरियत है,
दूसरा, दुनिया भर से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कहीं भी उनको लगता था कि जहां पर किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, तो वहां पर लोग जाकर के पनाह लेते थे और खुलकर अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको बयान करते थे, वो इसराइल के खिलाफ हो, किसी और के खिलाफ हो। लेकिन ये आज़ादियाँ तो वहां पर आपको इजाजत थी, लेकिन वो जो जी जी बात मुकम्मल करें। आवाज़ शायद आवाज़ कट गई है। कामरान यूसुफ साहब, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। किस तरीके से हमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हमारे पायलट वहाँ पर बाकायदा जो है वो जो जदीद तरीन 5th जनरेशन का तैयारा है उस पर वो ख़ुद ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनका, हालांकि अभी तक उनकी अपनी आर्मी को ये नहीं मिले, एक है जो बढ़ रहे हैं जिस तरीके, एक आर्म्स रेस तो है मगर हमने शुरू नहीं की। तो ये इस तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे थे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। भारत भी असला ख़रीद रहा है और चीन का जो ब्लैकआउट बॉम्ब है एक बहुत बड़ा शशदर रह गई है दुनिया। ये क्या है? ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक है और ये आपकी NPT के ज़ुमरे में भी नहीं आता कि कोई इसे रोक सके। तो ये एक ब्रेक के बाद देखते हैं ये क्या मामला है। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बड़े अहम इशूज़ हैं, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। 2-3 बड़े अहम इशूज़ हैं मगर मैं पहले ये आता हूँ कि एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब जी देखिए काजी साहब, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ जी और बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को एक और एक जंग की सूरत की तरफ जरूर ले जाना चाहेगा जी। उसकी वजूहत ये है कि ये जो अभी पहलगाम इन पे एम्बैरेसमेंट हुई है और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने ये $2 बिलियन के और इमीडिएट ऑर्डर्स दिए हैं वेपन्स एमिनेशन के, इनके 2-3 चीजें हैं जी। एक तो इनका खैर अपना एक सिस्टम है, ये एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर ही इनके काफी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जी। अब ये बिजनेस, ये अडानी और अंबानी और इस तरह के लोगों का ये मुल्क हो चुका है, तो लॉट ऑफ किकबैक्स, लॉट ऑफ करप्शन इज ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन, तो ये इस एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, किसी और मुल्क के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, वो इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अजाइम के साथ कि वो, ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज है वो उसी से सबक सीख ले। तो ये जो हेजमोनिक स्टेट की जो एक एप्लीकेशन होती है, जो उसका मजाज होता है, उसके मुताबिक ये चीजें कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल ही जी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और खासतौर पे पहलगाम के बाद तो बिल्कुल ही इसका वो बाजार खुल के कर। लेकिन जनरल साहब, जो भारत है वो तो अपना असला की दौड़ में लगा हुआ है, असला खरीद भी रहा है, 1 लाख करोड़ का असला खरीद रहा है, लेकिन बंकर बस्टर जो बम जो है वो बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्ट करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं। अगर वो इस तरह के घनौने इरादे रखता है तो हमारी क्या तैयारी है, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के मैकेनिज्म्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव जी। मैं यहाँ पे शायद उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा टीवी प्रोग्राम के ऊपर, दे आर वेरी इफेक्टिव, बी वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स ये इनको आदत है मॉडल्स लगाने की। पहले ये इजराइल का जो जेनोसाइडल मॉडल था उसी को इन्होंने कश्मीर में और यहाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश की है। देखिए मियां शाहिद साहब, जंगों में ना और वॉर के बीच में थ्योरीज होती है जी, थ्योरीज ऑफ वॉर चलती है, मॉडल्स नहीं लगाए जाते। वहां की एनवायरनमेंट और यहाँ की एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क है। तो ये जो दोनों एलिफेंट्स हैं रूम के अंदर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमारे रीजन में ये इंडिया, ये तय बौला करना चाहते हैं जितना हमारा स्टेबिलिटी के जितने भी चीजें हैं यहाँ पर, ये स्टेबल रीजन नहीं देखना चाहते, उसी को अपनी हेजमोनिक डिजाइन को अपनाना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ काजी साहब से भी, जब पहले उनके सवाल का जवाब मैं दे रहा था, देखिए एक अप्रोच में थोड़ी सी तब्दीली है जी इंडियन अप्रोच में।
जो डोवल है वो जो सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन जब करते हैं आरएसएस की हिंदुत्व की, तो वो डिफेंसिव आपने बहुत हमने सुना होगा कि वो ब्लीड करना चाहते हैं प्रॉक्सीज को, टेररिज्म को, इनको लीड इंस्ट्रूमेंट रख के स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक कंडीशन करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है ही बिलीव्स इन काइनेटिक, और इसकी वॉर मॉन्गरिंग भी इसलिए करते हैं, अपने गोदी मीडिया को भी इसने और पूरे भारत को इसने एक ज़हनी मरीज बना दिया है कि वॉर 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 वॉर। तो ये काइनेटिक्स में बिलीव करता है। तो ये जो असला की जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो वो ले रहे हैं, तो एक्चुअली उसी वॉर का मैनिफेस्टेशन करेगा जी। तो भारत पाकिस्तान को बैलेंस रहना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि एक पॉज है, वो खुद भी अनाउंस कर रहे हैं पॉज है, बट एनीवेज वो दे कैन डू एनीथिंग टू पाकिस्तान, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बैलेंस है और बहुत जो चीजें जिस तरह का फ्यूचर थ्रेट आ रहा है, जहां तक मिलिट्री रिस्पॉन्स है उसके लिए तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। असल वो तो रिस्पॉन्स है कि जो हिंदुत्व के माइंडसेट के खिलाफ नेशन का रिस्पॉन्स जाना है, आया बसीयत नेशन हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं तैयार। अच्छा, ये एक मैं थोड़ा सा ईरान पे बात कर लूँ, फिर चीन के वो ब्लैकआउट या हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ आते हैं जिसने दुनिया में एक बड़े यूनिवर्सिटीज इन स्टेट ऑफ शॉक। ये तो उनको दोबारा से वहाँ भी वो अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी उनकी अपनी इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान का वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। 2-4 महीने शायद उन्होंने उनका बॉम्ब मुबैना तौर पर, और अब तो उन्होंने कह दिया कि हम एनपीटी में नहीं हैं। और साथ ही उनके जो आज मैं तेहरान टाइम्स की खबर देख रहा था कि उन्होंने कहा जी वी हैव द राइट, हमारा रिजर्व है कि हम अपना अब सो कॉल्ड पीसफुल जो है वो उसके लिए करें। पीसफुल कहाँ रहने दिया इन्होंने, बॉम्ब इज़ दी ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। तो एक तो ये बताएं कि वहाँ कितनी जल्दी बॉम्ब जंग लग सकती है, क्योंकि ब्लीड तो हुआ है, और वो कब तक अपने वो उनके जो है वो रिप्लेनिश कर लेंगे कि ईरान पर दोबारा हमला कर सकें। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, विद दीज टू माइंडसेट, जिस तरह के नेतन्याहू का परसोना है और जिस तरीके से जब इनकी पॉलिटिक्स भी डाउन होती है तो ये वॉर का सहारा लेते हैं। वॉर की पॉसिबिलिटियां तो बहुत बढ़ रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं जी। और वॉर को जो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता जा रहा है, फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ रही हैं। देखिए ना सईद काजी साहब, वो ममालिक जो 2% या उससे कम जीडीपी का खर्च किया करते थे अपने डिफेंस के ऊपर, उनको अब ट्रम्प कह रहे हैं कि आप 5% तक खर्च करें। जो एड्स में वो पैसे देते थे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये बड़े ममालिक, उसको वो डाइवर्ट कर दें टुवर्ड द डिफेंस। यूके जैसा मुल्क जो है वो F-35 लेने के प्रोग्राम्स बना रहा है ताकि वो एरियल प्लेटफॉर्म को तैयार कर सके अगेंस्ट टू यूज द न्यूक्लियर इफेक्टिवनेस लाने के लिए। न्यूक्लियर की सर्च और भी दुनिया में बढ़ रही है। तो फिर ये फ्रिक्शन की तरफ भी जा रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अगर हमने आबियारी करनी है तो फिर वॉर और फ्रिक्शन की तरफ जाएंगे। और बेस्ट रीजन्स कौन से हैं? यही मिडिल ईस्ट है, हमारा रीजन है। यही वॉर की नजर तो इन्होंने ही रहना है। यूरोप में तो उस तरह वॉर जानी नहीं है जी। तो आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन और ये चीजें बढ़ रही हैं जी। अच्छा जनरल साहब, लेकिन सर जो नेतन्याहू है वो जा रहा है अमेरिका, क्या वो ट्रंप से इजाजत लेने जा रहा है कि दोबारा हमला करेगा इजराइल पे? दूसरी जानिब जो है वो मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में भी है, हजीमत में भी है, शिकस्त उसको हो चुकी है और वो अपने जख्म चाट रहा है, अपनी अपोजिशन जो है उसका सामना नहीं कर पा रहा। तो क्या मोदी भी पाकिस्तान पर हमले की जसारत कर सकता है और उधर जो इजराइल है वो ईरान पर हमला कर सकता है? देखिए, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पे मियां शायद साहब सबसे बड़ी इशू ये होगा कि इनकी वॉर की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना, वो दैट हैज गॉन वेरी लो जी। कोई स्ट्रेटेजी की समझ नहीं आ रही। जो मुल्क एक न्यूक्लियर एनिमी के खिलाफ, अगर पाकिस्तान, ये दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज है, एक न्यूक्लियर एनिमी के खिलाफ इस चीज को एक्ट ऑफ वॉर करार दे कि कोई भी टेररिज्म का एक्ट होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर का सबर होगा और एक्ट वॉर शुरू हो जाएगी। जितना फ्रेजाइल चीजों को कर जाए और इतना लो लेवल पे ले जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, कोई लोन रेंजर, कोई नॉन स्टेट एक्टर, कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म करेगा तो ये जंग की तरफ क्या ले जाएंगे। तो जब थिंकिंग इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हो, इस तरह की थिंकिंग हो, तो फिर आप कुछ भी उससे उम्मीद कर सकते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, मैं एक बहसियत एक्स मिलिट्री मैन जो होते जी, वो विल पे या इंटेंशंस पे नहीं देखते कि वो इंटेंशंस हैं कि नहीं जंग करने की, वो उसको नहीं, वो देखते कुछ की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि नहीं। इंडिया की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर ले, तो उसकी जब कैपेसिटी कैपेबिलिटी है तो फिर मैंने पाकिस्तान के दिफा में सारी चीजें करनी है, अपना तैयारी करनी है। और देखिए, एक चीज याद रखिएगा प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान के दिफा को हमने इतना मजबूत कर देना है
कि हमारा दुश्मन की थिंकिंग इक्वेशन से ये चीज बाहर चली जाए कि हम पाकिस्तान पे अटैक करके कुछ हासिल कर सकेंगे जी। और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल हमें अपना दिफा मजबूत करना चाहिए, लेकिन जो आपने बात की है अभी, जो आपने बड़ी बात की है कि इंडिया जो है वो एक बहाना बनाना चाहता है कि कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो और वो पाकिस्तान पर अटैक कर दे, लेकिन हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। जो फितनतुल हिंदुस्तान है वो बलोचिस्तान में बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी के वाकयात कर रहा है। क्या हमारे पास ठोस सबूत हैं? तो फिर क्या हमें उनके ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो है वो कैलिब्रेट कर रहा है अपनी वॉर ऑन टेरर को, और आप लोग हैप्पी टू नोट कि करें कि इसको नोट करें चीज को, कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। और ये काइनेटिक एक दफा सर्च बढ़नी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो फोकस्ड अप्रोच कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। मियां शाह साहब, ये इमोशंस के साथ ऐसे नहीं हो सकता कि आप इमोशन को सामने रखें। ऑफ कोर्स देयर आर अदर डोमेन्स आल्सो जहां पे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखता है, बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी माना जा रहा है जी। पाकिस्तान को दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, रियलाइज कर रही है कि ये वाहिद मुल्क है जो रीजन में अब पीस की तरफ जा रहा है, जो स्टेबिलिटी लाना चाहता है और जेन्युइन पार्टनर हो सकता है फॉर द स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो आई थिंक हमें बहुत क्राफ्टी इस चीज को करना होगा, खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ऑफ कोर्स इंडियंस जो इन्वॉल्वमेंट है, एक चीज याद रखिएगा, जब आपने पानी को, जब आपने कश्मीर को, जब आपने अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी जोग्राफियाई सरहदों को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मींस एट इट्स डिस्पोजल टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड दीज वाइटल इंटरेस्ट। कब करना है, कैसे करना है, वो लीव इट टू दी स्ट्रेटजी। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान साहब, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इट्स नॉट अबाउट इंटेंशंस, बिकॉज योर इंटेंशंस आर डिटरमिन्ड बाय योर कैपेबिलिटी। ये तो मेरे ख्याल में एक बड़ी बुनियादी असूल जो आपने। अच्छा जल साहब, एक और मैं इशू की तरफ आता हूँ। आज एक वीडियो अनवेल की है अमेरिका ने, और उसमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो है उसकी सिमुलेशन और उसकी तबाही, और उस पर पूरी दुनिया और पूरा मीडिया जो है वो उस पर चीख रहा है, इंडिया का भी, कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब है और इसे ब्लैकआउट बॉम्ब कह रहे हैं, और ये 10,000 मीटर के रेडियस के अंदर जो है मुरब्बा जो क्या कहते हैं गज के अंदर या मीटर के अंदर हर चीज़ को पैरालाइज कर देगा, और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और इस पे पूरी, और इट्स नॉन न्यूक्लियर वेपन बट इट इज़ परहैप्स, इसे ब्लैकआउट बॉम्ब कह रहे हैं। तो इस हवाले से चाइना कोई ना कोई हैरत जो है वो उससे हमें हमकिनार करता रहता है। इस हवाले से क्या हमारे पास पहले कोई खबर थी, या आप क्या समझते हैं इस पे? अभी तो कुछ रूडिमेंट्री खबरें हैं, इब्तदाई खबरें हैं, तो इस पे कुछ आपका टेक क्या है? देखिए ये जो बिग पावर्स होती हैं, ये कुछ ना कुछ अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आपको याद होगा कि हम स्पेस जब छोटे थे तो स्पेस वॉर का बहुत सुना करते थे जी। स्पेस पे रशिया का बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगवा दिया गया था अमेरिका की तरफ से जब स्पेस वॉर की हुई, और बहुत पैसा जाया भी हुआ, स्पेस वॉर में चले गए। ये चीजें चलती रहती थी, अपनी हेजमोनिक, अपना जो बिग पावर स्ट्रक्चर है उसको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। चाइना इज अ क्राफ्टी कंट्री जी, वो अपने आप को समझता है, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाता, लेकिन वो ऑफ कोर्स अगर उसको कोई थ्रेट होगा, कोई अपनी उसकी एग्जिस्टेंस को, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस के थ्रेट को तो काउंटर करने के लिए किसी हद तक चला जाएगा। बट अपेरेंटली मुझे ये लगता है कि ये एक अभी इनिशियल एक चीज स्टेजेस में है। अगर बातचीत इस पे हो भी रही है तो हाईली इररिस्पॉन्सिबल और अनबिकमिंग ऑफ, मतलब है किसी ह्यूमैनिटी के एंटी ह्यूमैनिटी ये बातचीत हो सकती है। इसको अगर कोई बना रहा है या इस तरह की पावर कोई गेन करना चाहता है, कोई फॉर दैट मैटर मुल्क को, वो एंटी ह्यूमैनिटी समझे की एक्टिविटीज कर रहे हैं जी। तो ये कंसर्न सबका, पूरी दुनिया का कंसर्न है, जो किसी रिलीजन, किसी एक कंट्री, किसी एक उसके रह नहीं जाता कि ये तो विक्टिम हो जाएंगे, ये तो डायरेक्ट विक्टिम होंगे और हम बच जाएंगे। तो ये तो फिर सारी दुनिया के जो अमन है या सारी दुनिया की जो तबाही है उसका ये जामिन हो सकता है। बट दिस इज हाईली रिग्रेटेबल। अगर इस तरह की कोई बातचीत भी हो रही है तो आई थिंक हमें उसको रिग्रेटेबल, आप ठीक कह रहे हैं, प्रोनाउंसली एक सामने लाना चाहिए। जनरल साहब देखें, लेकिन सर देखें जनरल साहब, ये ब्लैकआउट बम इसको कहा जाता है, और बाकायदा तौर पर एक ऐसा बम है जो जमीन से फजा में और दूसरे दुश्मन के जो है वो एरिया में इसको फायर किया जा सकता है, और इससे जब ये फटता है तो इससे दाती रेशे निकलते हैं, और वो 10,000 मीटर में जितना भी बरकी निज़ाम है, जितने रडार हैं, जितना वहां पर जो डिफेंस सिस्टम है, उसको पैरालाइज कर देता है। अब और चीन ने ये बाकायदा तौर पर बना लिया है, उनके जो मीडिया है, चीनी मीडिया, उन्होंने ये खबर दी है।
अगर ये चीन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ये बम जो है वो मजीद तैयार कर लेता है, तो जो चीन को भारत से खतरा है, तो क्या ऐसी अगर सूरत हाल बनती है या कोई हमला होता है तो फिर भारतीय जो हमले हैं वो तो पैरालाइज हो जाएंगे और फौरी तौर पर उनका सिस्टम जो है वो पैरालाइज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता होगा जी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई टेक्निकली इसके ऊपर ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकूंगा कि अभी तो ये तो क्लेम्स हैं जी। ऑन ग्राउंड क्या होगा और किसके लिए बनाया जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, ये भारत को, चाइना को, पाकिस्तान, रशिया, इस रीजन में हम सारे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जी, तो सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा और उसका एक ही तरीका कार है कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। साउथ ऑलरेडी एक पोजीशन ले रहा है जी, क्योंकि जो मैकेनिज्म्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, यूनाइटेड नेशन होगी, आईई के अभी आपने हाल देख लिया जो होशर हो गया, तो आई थिंक साउथ सीरियसली फील कर रहा है कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाए, अपनी चीजों को बेहतर किया जाए। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया जैसा जब मुल्क रीजन में होता है, उसकी जो ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच होती है और वो जो डिस्टेबलाइजर का फैक्टर होता है रीजन के बीच में, ऑफ कोर्स उसके अजायम को रोकने के लिए फिर लोग अपनी तैयारी तो करते हैं जी, वो अपनी मिलिट्री प्रोफेस को तैयार करते हैं। बट हैविंग इस पूरी डिबेट के बाद मैं यही कहूंगा कि ह्यूमैनिटी सफर जरूर करती है जी, चाहे फॉर दैट मैटर जंग के जो भयानक असरात है वो तो इंसानियत पे आते हैं जी। अभी आपने गाजा में जेनोसाइडल ऑपरेशंस देख रहे हैं, अभी यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, अब फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें सोसाइटीज ज्यादा इन्वॉल्व होंगी जी। शायद बॉर्डर पे बैठा हुआ सिपाही ज्यादा महफूज हो एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में बैठा हुआ एक आम शहरी। इस वक्त तो अगली जंग होनी इस चीज पे कि कौन कितना पेन अगले अपने एनिमी मुल्क को दे सकता है और कितना पेन खुद आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ईरान की बात करूंगा मैं सर, ईरान की बात करूंगा। ईरान के हवाले से आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि ईरान ने दोबारा अपनी एटमी तनसीबात पर तामीर नौ शुरू कर दी है। फर्दो जो उनकी एटमी तनसीबात है उन्होंने दोबारा उस पर जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। आप क्या समझते हैं कि ईरान अब अपना एटमी टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाएगा, बम बनाने की जो तैयारी में लगा हुआ था वो पीछे हट जाएगा, या वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करके इसको पुरअमन मकासद के लिए ही रखेगा? देखिए, वो अगर जेस्चरिंग पोस्टरिंग भी अगर कर रहे हैं और इसकी तामीर उन्होंने दोबारा शुरू कर दी है, तो वो बेसिकली अपने आप को एक दो वजूहत हो सकती है। एक तो मैं तो खैर जाती तौर पे समझता हूँ कि अब वो और स्पीड में जाएंगे जी। वो मेरे ख्याल में समझेंगे कि हमारे ऊपर आईई ने, हमने बड़ा कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया, अंडर वॉच डॉग ये सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद हमें ट्रस्ट नहीं किया गया और हमें फिर हमला भी हो गया। हमले से बिल भी सामने शो हो गए कि जी आप पे हमला कर भी सकते हैं, अमेरिका हमला भी हो गया। तो मेरे ख्याल में स्पीड की तरफ उस तरफ जाएंगे। बट अगेन इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे नेगोशिएशन में, कोई विन विन सिचुएशन निकालने के लिए भी ना। आप जब तक जेस्चरिंग पोस्टरिंग या अपनी इंटेंशन शो नहीं करते तो अगले भी आपको उतना सीरियस नहीं लेते जी। तो दैट इज व्हाई ये मल्टीपर्पज है। बट आई थिंक सर्ज होगी और वो न्यूक्लियर को आप हसूल की तरफ अब मेरे ख्याल में और तेजी के साथ वो जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं, वो अंडरमाइन किए गए हैं जी। तो ये प्रॉब्लम होती है जब एक हेजेमोनिक स्टेट्स अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन करती हैं, तो जो रूल बेस्ड सोसाइटीज होती है उनकी फंक्शनिंग चैलेंज हो जाती है। इस केस में भी इसी तरह की कोई चीज हो गई है। जनरल जनाब रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, इट इज अ प्लेजर to have you on the show and you always enlighten us on these very complex issues. नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर जाते जाते मैं ये कह दूं, ये हमें वेस्ट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। हमें तो बम से कोई मोहब्बत नहीं है, तो हम तो जवाब में ही कर रहे हैं। ईरान भी जवाब में ही कर रहा है और मेरे ख्याल से करना चाहिए। और जनरल साहब कह रहे हैं कि अब तेज़ी से बम बनाएगा क्योंकि उसने अपनी आबादियों को महफूज रखना है। ब्रेक के बाद आते हैं वतन अजीज़ में क्या हो रहा है। ये कुछ दिन पहले फैसला आया था, अब पीटीआई के लोग पीएमएलएन में जा रहे हैं और पीएमएलएन को माशाल्लाह बड़ी तगोदो और पॉपुलैरिटी के बाद 2/3 मेजॉरिटी भी मिल गई है। इसके क्या नताइज निकलेंगे? एक 27वीं तरमीम भी आ रही है, क्या वो इस पावर स्ट्रक्चर को टोटली तब्दील करके रख देगी? थोड़े थोड़े इशारों के साथ हम आपसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, बड़ा एक अच्छा वाक़या हुआ था कि जनाब अपना ये 2008 से जमहूरियत बहाल हुई है और इसके बाद 4 इलेक्शन और 5 इलेक्शन हमने एक रो में कंसेक्टिवली देखे हैं और जो नताइज निकले इस पर बात करेंगे। पहले आपको एक शॉट सुनवाते हैं राना सनाउल्लाह साहब का। अच्छा मियां साहब, बात ये है हेलो मियां साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं मियां साहब? जी आ रही जी। अच्छा मियां साहब,
बातें बड़ी ये करते हैं। और सवाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई हो, मार्शल लॉ हो, किसी के साथ कुछ भी कर देना हो उसको सियासी शिकस्त देने के लिए, कोई इखलाक, कोई चीज़ किसी तहवाला करके सईद काजी इक़्तिदार में रहे, बस बाकी सब रू लम्या पा दो। और बातें संजरानी की करते हैं। सबको पता था इमरान खान की फेट क्या है, आज भी हमें पता है, और इनके इख्तियारात का भी हमें पता है। ये क्या बातें करते रहते हैं। देखें काजी साहब, हकीकत यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मशावरत शुरू कर दी है और वो चंद दिन में या हो सकता है कल या परसों फैसला दे दे, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी पार्टियों को मिल जाएंगी। और ये भी हकीकत है कि अगस्त की 10 तारीख तक वो फैसले होने हैं जो ATC के फैसले हैं, और उसमें अगर वो फैसले हो जाते हैं और उसमें सजाएं हो जाती हैं पार्लियामेंटेरियंस को, तो बहुत से पार्लियामेंटेरियंस PTI के नाहल हो जाएंगे। ये भी एक हकीकत है कि 35 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो KPK में आज़ाद हो चुके हैं। और यहाँ पर यह भी हकीकत कल देखने में मिली कि वज़ीर आज़म को एक PTI के जो पार्लियामेंटेरियन है MNA, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज बानी PTI ने यह कहा है कि जब अशूरा के बाद तहरीक का आगाज़ किया जाएगा और एहतजाज करने की तैयारी करें। अगर ये वो मामला वहाँ पर होता है तो फिर हुकूमत की जानिब से भी मज़ीद जो है वो सख्ती आएगी। और इस हवाले से कोशिश ये की जा रही है कि जो PTI की सीटें हैं, जो मौजूद हैं लोग, आज़ाद लोग हैं, वो फौरी तौर पर जो है वो बाकी पार्टियों में जाएं या PTI से जो है वो अपना किनारा कशी कर लें। अगर वो जो उमर अयूब हैं उन पर भी एक नाहली की तलवार जो है वो लटक रही है, तो PTI के लिए काजी साहब जो है वो अच्छे दिन नहीं हैं। अगले आने वाले दिन जो है वो भी अच्छे नहीं हैं। और इस हवाले से PTI के अंदर के जो अख्तलाफात हैं वो इसको मजीद हवा दे रहे हैं। अच्छा, और देखने में ये आया है कि आज मौलाना फजलुर रहमान के बाकायदा तौर पर मिन्नतें की गई कि वो KPK हुकूमत जो है उसको डीरेल ना करें। उन्होंने कहा कि मैं तो इस हवाले से बिल्कुल लाताल्लुक हूँ, बल्कि मैं तो नए इंतखाबात की जो है वो डिमांड करता हूँ। अब मौलाना फजलुर रहमान खतरा नहीं है KPK के लिए। KPK हुकूमत का खतरा सबसे बड़ा जो है वो PTI के अंदर से खतरा है, क्योंकि PTI के अंदर इख्तलाफात इतने हो चुके हैं कि एक ग्रुप नहीं चाहता कि अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला रहे। इसलिए वहाँ पर अटैम्प्ट ज़रूर होगी। जो परवेज़ खटक साहब हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है, अपना किरदार अदा करेंगे। बाकी लोग भी वहाँ पर पेशावर में डेरा लगा के बैठ गए हैं। अब आने वाले दिन बहुत अहम है काजी साहब, उसमें पता चलेगा कि ये निज़ाम जो है वो इसी तरह चलता है या डीरेल होता है। नहीं मियाँ साहब, ये जो 27वीं तरमीम की बाज़ गश्त है और बड़े बड़े इशारों में बात कर रहे हैं, मैंने कल भी कोट किया था जनाब नजम सेठी साहब, हम बड़े फ़ैन हैं, उनको हम देखते होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब ये हाइब्रिड सिस्टम हाइब्रिड नहीं रहेगा, बल्कि वो कुल्ली तौर पर उसको एक लेजिटिमेसी हासिल हो जाएगी। लेजिटिमेसी तो खैर आप भी एक हवाले से आप कह ही सकते हैं। तो बात यह है कि आप ये समझें कि ये तो जो तजर्बा हमने 2008 से शुरू किया था वो तो अब खैर से हमारा बुखार उतर ही गया है। जैसे हम फरमाया करते हैं कि जमहूरियत हो या मार्शल लॉ हो या हाइब्रिड सिस्टम हो, ये तीनों सकी बहनें हैं आपस में, तो इस तरह लम्हे उतर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमारी जो सिविलियन एलीट है वो कैपिचुलेट कर रही है, तो हाथ तो किसी के भी शायद कुछ ना आए। मियाँ साहब ठीक है, कुछ 4 पर्चे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ मैंने जो जायज़ असासे सईद काजी ने बना रखे हैं उनका कुछ तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। अपार्ट फ्राम दैट आई थिंक एवरीबॉडी विल बी लूज़र फ्राम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मियाँ साहब देखें काजी साहब, 27वीं आनी तरमीम तो आनी है और उसमें ये जो मंतकी इंजाम तक इस सिस्टम को पहुँचना है, और मैं ये अशारतन आपको ज़रूर अर्ज़ करूँगा, 27वीं आईनी तरमीम है वो एक बुनियाद बनेगी एक बेहतर निज़ाम की, जो कि मुस्तकबिल का निज़ाम होगा और वो इस मुल्क को बड़े बेहतर अंदाज से चलाएगा। और वो निज़ाम जो है वो शायद इस हैयत में ना हो, किसी और हैयत में हो, क्योंकि उसकी हैयत जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, हो सकता है कि उसके बाद भी कोई तरमीम आए और उससे जो तरमीम होगी उससे निज़ाम की दुरुस्तगी जो है उसकी सम दुरुस्त जो है वो की जाएगी। और ये जो आप 2008 की बात कर रहे हैं, वहाँ से जब बुनियाद रखी गई थी जमहूरियत की, तो हकीकी जमहूरियत लाने के लिए आइन में तरामीम की ज़रूरत है और वो तरामीम जो है वो होने जा रही हैं। और वो इसकी, लेकिन जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक की कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक है कि वो एक नए निज़ाम की बुनियाद ज़रूर रखी जाएगी और वो ये मामला नए निज़ाम की तरफ ही जा रहा है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ
कि वो अभी आप कल हम सुन रहे थे जी मरीम साहबा रेड लाइन है, हम तो सबका एहतराम करते हैं, पॉलिटिक्स में क्या रेड लाइन होती है, एक दूसरे से बहस भी होती है, इख्तलाफ भी होता है, पार्लिमान में जो है वो रंपस भी होता रहता है। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है, ऐसे ही मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि असली और बड़ी जमहूरियत जो है वो तुलू होने वाली है, तो फिर पता नहीं इन बड़ी बड़ी तख्तियों पे हमारे नाम भी रहते हैं या नहीं रहते। ये जो हर प्रोजेक्ट पे तस्वीरें हमारी लगी हैं ये भी रहती हैं या नहीं रहती, अगर रहती भी हैं तो इनकी क्या अहमियत रहेगी। तो आई डोंट थिंक कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है 2008 से लेके आज 2025 तक इन्होंने कोई वाइजली काम किया है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो हरकतें इन्होंने फरमाई हैं, उसके बाद तो जितना इश्क इस मुल्क के लोगों को जमहूरियत से हो चुका है और मोहब्बत हो चुकी है, वो तो कोई ढकी छुपी बात रही नहीं मियाँ साहब। देखिए साहब, यहाँ रेड लाइन तो जो है वो मुल्क होना चाहिए कि मुल्क की सलामती रेड लाइन होनी चाहिए, लेकिन रेड लाइन जो है वो यहाँ पर या तो मरियम साहबा होती हैं या इमरान खान साहब होते हैं। हालांकि देखें जो तनकीद होती है वो जमहूरियत का हिस्सा होती है। आपने देखा कि बैरून मुल्क बड़े बड़े कुर्सियां भी चल जाती हैं और वहां पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो है पार्लियामेंट में हो जाती हैं, और इसके बावजूद जो है वो नाहली तक तो नहीं जाते। अब वहां पर जो है वो अरकान पार्लियामेंट को जो है वो उनके रेफरेंस भेजे जा रहे हैं नाहली के लिए। ये कहाँ की जमहूरियत है? इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें हर तरफ जो है रवैये अपने दुरुस्त होने चाहिए, लेकिन रेड लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सलामती है और मुल्क अच्छा, है। ये मियां साहब थोड़ा सा वक्त कम है, ये आज उन्होंने वो चेंज कर लिया अपना स्टैंड के, वो जो जिना इंस्टीट्यूट था कोई मेडिकल, उस पर मरियम साहिबा का नाम भले से आप रखते, हम कौन होते हैं रोकने वाले, मगर आज फिर उन्होंने रोक ही मतलब कर दिया वो। बल्कि कुछ लोग तो खैर तनकीद करते हैं, हमारा दोस्त इरशाद भट्टी कह रहा था पाकिस्तान भी इन्हीं के नाम पर रख दो, तो क्या चले अगर ये आपको कुछ सूट करता है। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये सिचुएशन जिस तरफ जा रही है उसमें तो हमारा तजुर्बा तो बहुत अच्छा नहीं रहा। हम जो ये कह रहे थे जी 2008 से शुरू हुए थे, कोई मार्शल लॉ बीच में नहीं लगा, वो उधम मचाया उन्होंने किसी एक इलेक्शन को नहीं माना और एक इलेक्शन को ठीक होने नहीं दिया, और जो काम गलत मेरे मफाद में होता था मैंने खुल के उसकी सपोर्ट की। उसके बाद 26वीं तरमीम आ गई, वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट का आज वो 10 रुकनी बेंच ने 12-13 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील कर दिया और कहा जी ठीक है चलें, वो जो कहते हैं ठीक है तारीख देख लेगी। जिस तरीके से उन्होंने वो जस्टिस मुनीर का जो फैसला था, इंशाल्लाह ये भी वहीं लाइन में खड़े रहेंगे। अच्छा, आप ये देखें, ये आप खबर पढ़ के सुनाई गई, 100 चिल्ड्रन डाई एवरी डे इन पाकिस्तान। ये कल भी हमने यूनिसेफ की खबर थी। ये क्या है? ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड हैं, इनका क्या? हमारे तो बड़े मकासद हैं कि हमने इक़्तिदार में कैसे रहना है, किसी को उधर भेज के, किसी को जेल में डाल के, किसी को नाअहल करके, हम तो बड़े मसाइल में मुब्तला हैं। जिस तरह हमने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं, अब ये यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, कल 627 लोगों की बात हुई थी। तो जी मियां साहब, लेकिन कायद साहब देखें, अपने नाम पर बिल्कुल रखें, अपना नाम जो है वो बड़े बड़े इदारों का रखें, लेकिन इदारा खुद बनाएं। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाएं, उसका अपना नाम यार रखें। अपना इलाज तो यहाँ कराते नहीं है। बुखार हम अपने ना अपने वर्नैकुलर या जो हमारा क्या कहते हैं वो, उसमें हम कहते हैं कि कस बुखार को कहते हैं इधर इस इलाके में। बुखार चढ़ जाए तो हम जहाज पे चढ़ जाते हैं। यहाँ क्या इदारे बनाने हैं, बस नाम ही लिखा रह जाएगा और फिर बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर दिन लेके आए। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।